नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। मैं हूं स्वाति रायना और आज मनी गुरु में हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस की। आज का शो इंश्योरेंस स्पेशल है और अगर आपकी पूरी जिंदगी को इंश्योरेंस सिक्योर कर दे तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए किस तरह की पॉलिसी लेनी होगी, अवधि कितनी होगी, इन्हीं सब सवालों का जवाब हम देंगे आपको आज के इस खास शो में। बात करेंगे खास तरह की पॉलिसी के बारे में जिसे कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये पूरी जिंदगी के लिए पॉलिसी होती है। लेकिन क्या है इसकी बारीकियां और क्या इन्हें लेना आपके लिए है फायदे की बात, ये बताने के लिए आज हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर कल्पेश अशर। कल्पेश, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस इंश्योरेंस स्पेशल शो में। होल लाइफ पॉलिसी, हमने दर्शकों को यही बोला कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है आपकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए पॉलिसी, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस टर्म्स पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल सही बताया आपने कि ये जो पॉलिसी का नाम ही एक सूचित करता है हमें कि ये पूरी जिंदगी के लिए पॉलिसी है और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब भी वही है। अब इसमें इसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक की जो एक जिम्मेदारियां होती हैं अपनी जीवन में, या हर एक की जो एक अलग आउटलुक होती है जीवन में, वो हर एक किस्म एक के इंसान की भिन्न होती है, अलग होती है। तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉलिसी जो आदमी ले वो उसके लिए सूटेबल हो या बिल्कुल एक परफेक्ट पॉलिसी हो। तो जब हम होल लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें यह समझना जरूरी है कि जो पॉलिसी का टर्म होता है वो जिस दिन से आप लेते हो, जिस उम्र से आप लेते हो, वहां से आपकी पूरी जिंदगी तक होता है। मतलब मैक्सिमम 100 इयर्स की उनकी अवधि होती है और जिस दिन तक आप जीवित हो तब तक आपको कवरेज मिलते रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या हमारे उपयुक्त है या नहीं। और इसके लिए हमें इसके क्या क्या प्रीमियम चुकाने पड़ते हैं और उसमें क्या हमको फायदा मिलता है। और जब स्वाति हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होता है कि इंश्योरेंस सिर्फ हम प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं और ये होल लाइफ पॉलिसी जो है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक मिक्स करके पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक कैश वैल्यू एम्बेडेड होती है। और जब कोई भी पॉलिसी में एक निवेश का एलिमेंट आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रीमियम भी थोड़ा महंगा ही हो जाता है। अगर मानिए गंभीर बीमारी है किसी को, उसके लिए होल लाइफ पॉलिसी कैसी है? क्या पहले से इंक्लूडेड है ऐसी पॉलिसीज में? नहीं, होल लाइफ इंश्योरेंस का जो फीचर्स है उसमें आप ये गंभीर बीमारियां अगर है आपके पास तो शायद आपको इसमें इंक्लूड ना भी करे। लेकिन अगर आपको एक करंट सिचुएशन में आप बिल्कुल फिट हो और आप राइडर के तौर पे एक क्रिटिकल इलनेस उसमें जोड़ना चाहते हैं तो राइडर्स में आपको एक पॉलिसी में ये मिल सकती है होल लाइफ के जरिए। लेकिन जो होल लाइफ पॉलिसी का मेन मतलब है या मेन जो बेनिफिट्स हैं वो एक क्रिटिकल इलनेस के काफी ऊपर है और उसके दूसरे भी काफी सारे फायदे उसमें हैं, लेकिन हमको उसकी तुलना टर्म प्लान के प्रीमियम के साथ भी करनी होगी। टर्म प्लान से भी इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि कई लोग हमसे जानना चाहते हैं कि होल टाइम इंश्योरेंस के बदले टर्म इंश्योरेंस क्यों ले या टर्म इंश्योरेंस के बदले होल लाइफ पॉलिसी लेना कितना फायदेमंद है। कल्पेश, चर्चा तो हमारी इस पूरे शो में जारी रहेगी, लेकिन हमें बहुत सारे कॉलर्स कॉल भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या सवाल है इंश्योरेंस रिलेटेड। और ऐसे ही पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई से योगेश कुमार इस वक्त हमारे से। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। बताइए क्या जानना चाहेंगे? आपने हमें मेल भी किया था। नमस्कार जी सर। जी तलवेश जी को भी नमस्कार। सुन रहे हैं वो आपको। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपने अपना सवाल भेजा था हमें, फिर भी जरा बताइए डिटेल में। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली ना मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें क्या कोई सजेशन आपकी तरफ से है? एक्चुअली मैं अभी अनमैरिड हूँ और मैं भी 2-3 साल में मैं शादी करूंगा और उसके बाद मुझे ना अपने घर का मैंने ड्रीम रखा हुआ है कि मुझे ना 10 साल में एक अपना घर चाहिए और मैं अपना वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा हूँ और आगे जो भी फैमिली होगी तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। किस में आप अभी SIP कर रहे हैं? 2016 से कर रहे हैं आपने शुरुआत? हाँ जी, एक्चुअली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, बट मैं आप
आपसे जुड़ नहीं पाया। मैंने आपका शो देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं रेगुलरली इसको देख रहा हूँ। इसके लिए पूरी जी बिजनेस टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको हमारा शो पसंद आता है और कल्पेश जी से भी आप जानते हैं और कि आपने जो तमाम फंड्स लिए हैं वो आपके प्लानिंग के हिसाब से सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या उसमें आपको बदलाव करने की जरूरत है। सीधे अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। बताइए कल्पेश। योगेश जी, आपकी जो पूरी पोर्टफोलियो है आपने जो भेजी है उसमें स्कीम्स की जो सिलेक्शन है वो तो ठीक ठाक ही है, लेकिन एक मुझे शिकायत है कि आपने बहुत सारी स्कीम्स में निवेश कर रखा है। और जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बेहतरीन फायदा यह है कि हमको ऑटोमेटिकली अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो एक आम निवेशक के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी स्कीम्स में निवेश करें। आपने तो तकरीबन 10 से 11 स्कीम्स लेके रखी हैं, तो आपकी जो एसआईपी की जो रकम है बहुत ही पर्याप्त है, लेकिन आपको 10 से 11 स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो हमने देखा हुआ है, आपको सिर्फ 4 से 5 अच्छी स्कीम्स लेनी है और 4 से 5 स्कीम्स में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसमें आपको एक लार्ज कैप, 2 मल्टी कैप, एक अच्छा मिड या स्मॉल कैप और एक ईएलएसएस फंड जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप क्या करते हो कि जब आप 10 से 11 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो उसमें आपको एक डुप्लीकेशन हो जाता है, आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो भी काफी नैरो डाउन हो जाते हैं और अननेसेसरी आप खामोखा पेपर वर्क में उलझे रहते हो। तो अब मेरी ये सलाह रहेगी कि आप सिर्फ 5 फंड में अपनी जो एक एसआईपी की जो निवेश की जो रकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और उसके लिए आपने जो इवन गोल रखा है लंबे अवधि का, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक सही माध्यम है। आपको और डेट फंड्स की ओर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो में आपकी स्कीम्स के हिसाब से अगर बताऊं जिसमें आपने निवेश किया है उसमें 1-2 जोड़ के, तो वो ये रहेगा कि आप लार्ज कैप में एसबीआई ब्लू चिप फंड में कंटिन्यू करें। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड जो आपने चुना है वो भी अच्छा मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। कोटक सिलेक्ट फोकस वो भी एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, उसकी बहुत अच्छी पेडिग्री है। आपका जो स्मॉल कैप में जो चुनाव है वो भी अच्छा है, मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप। और आखिर में ईएलएसएस में आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो चुना है उसमें भी आपका चॉइस अच्छा है। तो सिर्फ 5 फंड में आपका निवेश रखें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें एक अच्छा फोकस के साथ, और हर 1 साल में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें। ओके, चलिए योगेश जी, आपको अपने पोर्टफोलियो पर सलाह मिल गई। ऑल द वेरी बेस्ट। और 2 से 3 साल में आप शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। चलिए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ राजस्थान जयपुर से आर कुमार जी हैं। कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बताइए, आपने सवाल भी भेजा था हमें अपना, क्या जानना चाहेंगे? मैंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ये तो मैंने अपना जो टारगेट रखा है, क्या इसमें हो सकता है या इसको कुछ स्पेंड करने की आवश्यकता है? पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करती हूँ। बिजनेस, ओके। बेटी आपकी 13 साल की है, बेटा 10 साल का, और 10 से 12 साल में बच्चों की पढ़ाई, शादी और फिर अपने रिटायरमेंट के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। और पूरी लिस्ट है कल्पेश इनके फंड्स की भी जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है। तो यही जानना चाहते हैं इनके गोल के हिसाब से क्या इनके फंड्स परफेक्ट लग रहे हैं आपको? राजकुमार जी, आपका जो पोर्टफोलियो आपने भेजा है हमने देखा, और अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से सोचते हैं, आपने गोल्स की प्लानिंग की है। तो इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आपका फंड का चुनाव है वो थोड़ा अग्रेसिव है और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि आपका जो फंड्स है उसमें सारे आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड चुने हैं। और इसमें अगर आपकी अवधि लंबी है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक संतुलित पोर्टफोलियो नहीं कहा जा सकता। इसमें आपको लार्ज कैप और मल्टी कैप में डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, तब जाके ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन सकता है जिसमें सिर्फ रिस्क लेना जरूरी नहीं है, एक अच्छे एवरेज रिटर्न्स भी होने अच्छे जरूरी है, क्योंकि मार्केट एक अलग अलग साइकिल से गुजरता है और हर एक फंड अपनी तरीके से परफॉर्म करता है। और हमको ये बात जाहिर सी है कि जब एक मार्केट फॉल आती है तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में उसमें गिरावट बहुत सारी ज्यादा होती है, जो एक आम निवेशक को कभी कभी अच्छी नहीं लगती। तो वो भी आपको देखना जरूरी है। और आपका जो फंड का जो पोर्टफोलियो उसमें सिर्फ 2 बदलाव मैं चाहता हूं कि आपका जो बिरला मिड कैप और टाटा मिड कैप फंड है उसको आप रिप्लेस करके आप उसकी जगह पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड जो एक अच्छा मल्टी कैप फंड है
उसमें आप निवेश अपना शुरू कर दें तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड बन जाएगा। अब आपने जो गोल सेट किया है तो अच्छा गोल है, लेकिन उसमें आपको एसआईपी की जो रकम है वो काफी लंबी रखनी पड़ेगी, जो आपके इनकम के हिसाब से आपको अगर सूट करती है तो आप कर सकते हो। अराउंड 65,000 पर मंथ की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी अगले 10 सालों तक आपका जो लक्ष्य है उसको पहुंचने के लिए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू की ओर आती है, आपके पोर्टफोलियो में जो आज का टॉपिक भी है इंश्योरेंस, उससे जुड़ा हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि आपके पास 2 पॉलिसीज हैं जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, और हम जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से इसको सजेस्ट नहीं करते, तो क्योंकि इसमें आपको जो प्रीमियम आप भरते हो सालाना वो आपका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होता है आपके कैश फ्लो को देखकर। हम सजेस्ट करते हैं आप एक अच्छा टर्म प्लान ले ले। अगर टर्म प्लान ले लोगे आप तो आपको और कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो आपने जो HDFC प्रो ग्रोथ ले रखी है, या हमने और पहले भी एक डिस्कशन किया होल लाइफ पॉलिसी, आपको कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने परिवार को पर्याप्त तरीके से सुरक्षित कर सकते हो एक टर्म प्लान से, और उसका प्रीमियम जो होता है बहुत ही रीजनेबल होता है। तो आप एक बार अपना जो इंश्योरेंस की 2 पॉलिसीज हैं, यूलिप्स है या जो भी है, उसको एक बार रिविजिट कीजिए, उसके रेगुलेशंस देख लिए, उसको आप पेड अप कर सकते हो या सरेंडर भी कर सकते हो, उसको 5 साल हो गए तो। और उसके बाद आप सिर्फ टर्म प्लान में निवेश करके पूरा जो आपका फोकस है वो म्यूचुअल फंड्स में रख दीजिए। बिल्कुल, टर्म प्लान की बारीकियां तो हम एपिसोड बाय एपिसोड दर्शकों को बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे, एक और एपिसोड सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान पर डेडिकेट करके अपने दर्शकों को और बताएंगे, क्योंकि काफी कम कॉलर्स ऐसे हो गए हैं जो कि टर्म प्लान अपने पोर्टफोलियो में अब शामिल करने लगे हैं, तो जरा उसकी खूबियां भी बताना जरूरी है। चलिए अब अगले कॉलर से भी बात करते हैं। विनय पाठक जी इस वक्त हमारे साथ, विनायक पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनायक जी स्वागत है आपका हमारे शो में, कहां से आप सर? मैडम नमस्कार, मैं विनायक पाठक बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। नमस्कार जी, बताइए सर। मैडम मैंने अपना सवाल आपको भेजा है। बिल्कुल सर। 5 फंड्स में निवेश कर रहे हैं आप, 20,000 रुपए की आपकी SIP। हाँ, क्या गोल है आपका? हाल ही में शुरू किया है SIP। तो मुझे 50 लाख चाहिए घर खरीदने के लिए 10 साल के बाद। मुझे जानना है कि जो सिलेक्शन है मेरा फंड का, जो वो अच्छा है या फिर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए, आपका एकमात्र गोल है SIP करने का, घर खरीदना। ओके, ठीक है सर। कल्पेश जी बताइए, इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं आपको, और इतनी SIP सही है अपने गोल को अचीव करने के लिए इनके घर के? विनायक जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, और आपने जो 5 फंड चुने हैं वो बिल्कुल पर्याप्त है, उपयुक्त है, और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। हर एक मार्केट कैप की कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे आपने इवन SIP की जो अमाउंट है सिर्फ 5 फंड में रखी है 20,000 की, तो वो भी अच्छी बात है। और इसमें आपने एक स्मॉल कैप ले रखा है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और सब पोर्टफोलियो में हम चेंज रेकमेंड नहीं करते, और आपके पोर्टफोलियो में भी चेंज बिल्कुल रेकमेंड नहीं करना है, आपको आपके गोल के हिसाब से चलना है। और आपने जो रकम भी चुनी है विनायक जी, वो जो 20,000 की रकम है, तो हम अगर उसको 12% पर एनम की भी ग्रोथ गिने, जो हम CAGR कहते हैं उसको, तो आप सिर्फ अगर 22,000 की एक SIP पर मंथ अगले 10 साल के लिए करते हो, तो आप अपना 50 लाख का जो लक्ष्य है आपके घर के लिए, वो बहुत आसानी से आप उसके प्राप्त कर सकते हो। तो कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। तो विनायक जी देखिए, हमारे एक्सपर्ट ने तो आपको थम्स अप दे दिया कि आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है अपने इस पोर्टफोलियो पर। बहुत सोच समझकर आपने SIP शुरू की, बिल्कुल सही अमाउंट है, और उसके तहत आप अपने गोल की तरफ बहुत आसानी से बढ़ भी पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से लोकेश कुमार जी। लोकेश जी बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? जी लोकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लोकेश जी से फिलहाल बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि टर्म प्लान की आपने बात की, दर्शकों से तो हम बीच बीच में बात करते भी रहेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो है होल टाइम इंश्योरेंस का। तो जरा ये भी बताइए कि टर्म इंश्योरेंस और होल टाइम इंश्योरेंस किसे चुनना बेहतर? अब आपने कहा कि टर्म इंश्योरेंस अपने पोर्टफोलियो में डालना बिल्कुल जरूरी है, तो होल टाइम इंश्योरेंस की जो अहमियत है कितनी बढ़ जाती है उससे? यहाँ दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो क्या बारीकियां हैं? बारीकियां तो काफी सारी हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस है वो एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी है,
और उसमें एक कैश एलिमेंट भी एम्बेडेड होता है। उसका एक काफी हिस्सा आपके जब आप पॉलिसी की मैच्योरिटी तो होती है या जब आपको पैसे मिलते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी एम्बेडेड होता है। और जैसे मैंने पहले समझाया कि जैसे जैसे आप प्रीमियम भरते जाते हो तो वो कैश की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और आपकी जो टर्म मोर्टेलिटी है वो घटती जाती है। तो इसकी वजह से मेरा एक मानना है कि आपका जो प्रीमियम आप होल लाइफ पॉलिसी में देते हो बहुत ज्यादा होता है। तो हमने देखा है कि खासतौर पे इसमें भी 3 टाइप की जो प्रीमियम पेइंग एक आपको ऑप्शन मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं कि आप एक लेवल प्रीमियम भर सकते हो जो आप जब तक जिंदा हो तब तक प्रीमियम भरते हो, उसका प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं रहता। दूसरा होता है लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम, जैसे 5 साल 10 साल, तो उसका प्रीमियम जाहिर सी बात है क्योंकि आप कम अवधि के लिए भरते हो ज्यादा होता है। और दूसरा थर्ड जो ऑप्शन है वो है सिंगल पेमेंट प्रीमियम। तो जिसको एक साथ ही एक मुश्त जो प्रीमियम भरना होता है वो भरते हैं तो प्रीमियम बहुत हाई है। और टर्म प्लान के मुकाबले इसका प्रीमियम बहुत ही ज्यादा होता है। टर्म प्लान आप मान लो कि अगर एक 30 इयर्स का एक इंडिविजुअल है, उसको 1 करोड़ का भी एक टर्म प्लान चाहिए, तो आज की तारीख में अगर वो हेल्दी है तो उसको 8 से 10 हजार के एक वार्षिक प्रीमियम सिर्फ वो भर सकता है। मतलब आप सिर्फ 700 या 800 रुपया पर मंथ अपना प्रीमियम भरते हो टर्म प्लान के लिए। दैट इज वेरी मिनिमल और बहुत ही रीजनेबल होता है। और वो ही एक ट्रू डेफिनेशन होता है, सही परिभाषा होती है इंश्योरेंस की टर्म प्लान की। ओके, चलिए अब एक और कॉलर से बात करते हैं। बोकारो से ओमपाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, एक्चुअली मैं जॉब में हूँ बट कुछ प्लानिंग है मेरा कि कुछ फंड है हमारे पास 5 फंड। कोटक की मल्टी कैप है, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है 5000 का। SBI मैग्नम मल्टी कैप है 1000 और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप है एंड DSP ब्लैक रॉक स्मॉल कैप है 25,000 पर मंथ का। और 2 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टोटल कितनी SIP है सर आपकी? 18,000 रुपए की? यस, 18,000 की है। ओके, बताइए क्या गोल है आपके? एक्चुअली गोल है कि आफ्टर 20 ईयर हमको मतलब जस्ट एक घर के लिए 1 करोड़ चाहिए। आई अज्यूम आपके रिटायरमेंट के लिए होगा वो? और रिटायरमेंट होने के बाद 3 करोड़ मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो किस तरह से प्लानिंग करना है? ओके सर, ठीक है। कल्पेश बताइए, इनके फंड्स आपने सुने और 18,000 रुपए की अभी इनकी SIP है। 5 फंड्स हैं, 20 साल में 1 करोड़ और रिटायरमेंट के बाद भी 3 करोड़ रुपए। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी गोल की प्लानिंग करते हैं भविष्य के लिए, तो उसमें हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे खर्चे हैं वो 20 साल के बाद या 25 साल के बाद कैसे होंगे, अगर हम 6% या 7% का इन्फ्लेशन भी गिनते हैं तो वो गिनना बहुत जरूरी है। और भले ही हम एक टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेटर होगा कि हम एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करें। जब हमको इन्फ्लेशन के साथ फिगर मिलता है तो हमारी प्लानिंग उतनी ही सटीक रहती है और उतनी एक्यूरेट रहती है। आपका जो पोर्टफोलियो है ओमपाल जी वो बिल्कुल सही है। और आपने जो एक लक्ष्य भी रखा है 1 करोड़ का, फिलहाल जो आपने रखा है वो 20 साल अगर आप निवेश करते हो और इवन 18,000 की जो आपकी प्रेजेंट SIP की अमाउंट है उसको आप जारी रख, तो फंड की से गिनती करते हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे इक्विटी में 12% पर एनम का जो ग्रोथ लेते हैं, तो आप अपना लक्ष्य तो आसानी से पहुंच पाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आप और भी 10-15 साल काम करने वाले हो, तो उसमें आपकी जैसे जैसे आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, तो वैसे ही आपको अपनी SIP की रकम भी और उसमें ऐड करना है। तो आपकी जाके जब आप रिटायर होगे तो आपके हाथ में जो कॉर्पस होगा वो भी बड़ा होगा। तो ओमकार जी, आपको अपने पोर्टफोलियो पर राय दे दी गई है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम वैसे अपना निवेश आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। एक और कॉलर से बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ जलंधर से आशीष कुमार जी हैं फोन लाइन पर। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। बताइए सर क्या मदद कर सकते हैं आपकी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं आपका शो डेली देखता हूँ, तो मैंने एक क्वेरी थी मेरी आपके साथ। एक्चुअली मेरी एज है अभी 32 ईयर्स। ओके। और अभी मैं अर्न कर रहा हूँ 38,000 पर मंथ। तो मैंने कुछ SIPs, एक SIP मैंने काफी पहले ले रखी है 2010 में, जो मैंने डिटेल आपको भेज भी रखी है, जो पहले रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड होता था।
तो उसमें मैंने 1000 की SIP अभी तक चल रही है और कुछ मैंने SIPs और कंटिन्यू की हैं अभी। ओके। तो मेरी रिक्वायरमेंट है अभी 10 इयर्स में 25 लाख। ओके। और अप टू 30 इयर्स मैंने डिटेल भेजी आपको 2 करोड़ की आफ्टर रिटायरमेंट। तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। आशीष जी, ये आपके जो टारगेट्स है, क्या ये इवेंट स्पेसिफिक है? मतलब 20 साल के बाद जो आपको रकम चाहिए वो किस लिए चाहिए? एक्चुअली मेरा सन है तो 10 इयर्स बाद उसके लिए कुछ स्टडी के लिए और मैरिज के लिए इस तरह से। और आपका रिटायरमेंट 1 करोड़। चलिए ठीक है। आशीष कुमार जी हमें सवाल पूछ रहे थे कल्पेश, आपने उनका सवाल सुना और आपके पास उनकी डिटेल्स भी हैं। बताइए इनके गोल्स के हिसाब से कैसा पोर्टफोलियो है इनका? आशीष जी, आपकी जो प्रोफाइल है हमने देखी पूरी, और एक अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी अपनी जो आमदनी है उसका 20% निवेश करते हो। मतलब अराउंड 8,000 रुपीज तो आप ऑलरेडी निवेश करते हो। आपकी आमदनी अराउंड 38,000 है, तो अच्छी बात है ये, इसको जारी रखिए। दूसरी बात, आपकी जो चॉइस ऑफ फंड्स है जो आपने चुने हैं वो भी अच्छे हैं, तो उसको भी आप जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात, जैसे मैंने पिछले कॉलर के साथ भी की थी कि आपने जो गोल सेट किए हैं अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन, इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो अल्टीमेट गोल है जब वो सामने आ जाए तो उससे काफी बड़ा फिगर आपको दिखे और आप हैरानी में आ जाए। तो इन्फ्लेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप फ्यूचर गोल प्लानिंग करते हो। तो दूसरी बात, जो आप पहला लक्ष्य जो आपका है, जो आपको अगले 10 सालों में 30 लाख का एक गोल आपने रखा है, तो उसको आपको रीच करने के लिए अभी जो आप 8,000 की एक SIP करते हो उसमें आप और 5,000 अगर जोड़ सकते हो तो 13,000 की आप SIP करते हो अगले 10 साल तक, तो आप ये पहला लक्ष्य ऑलरेडी अचीव कर सकते हो सेम फंड्स के साथ। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जैसे आपकी जो इनकम है वो राइज होती है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, तो उसके साथ प्रोपोर्शनेटली आप अपना SIP भी बढ़ा सकते हो अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। उसको आप प्रोसेस को बंद मत कीजिए। अपने आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका अच्छा कॉर्पस बनते जाएगा। और यहां पर अगर आप एक एवरेज भी ले लेते हैं, मैं सिर्फ एक फिगर बता रहा हूं, आपको शायद लागू ना हो, कि अगर आप 15,000 की भी एक SIP करते हो और वो 12% पर एनम बढ़ती है, तो 25 साल में आप अराउंड 2.75 करोड़ का एक कॉर्पस जमा कर सकते हो। तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग और फोकस पे ध्यान रखिए और वो आप कर सकते हैं। और आपकी 2 पॉलिसीज है इंश्योरेंस, वहां पे मैं ध्यान देना चाहता हूं, वो दोनों इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, उसको आप रिवर्क कीजिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं लगती। टर्म प्लान इज द बेस्ट प्लान, और अगर आपके पास टर्म प्लान नहीं है तो आपकी इनकम के हिसाब से आप 50 लाख का एक टर्म प्लान ले सकते हो। आपकी उम्र भी 32 इयर्स की है, तो आपको शायद 6 या 8,000 पर एनम के प्रीमियम में आपको टर्म प्लान मिल जाए। आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी सुरक्षा मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कल्पेश, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।